अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अगला निगरान वजीर आजम कौन होगा और निगरान हुकूमत के इख्तियारात क्या होंगे? निगरान हुकूमत वक्त पर इलेक्शन करा देगी या फिर एक तवील मुद्दत का निगरान सेटअप आने वाला है? ये सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं। 2 दिन पहले साहब शहबाज राना की खबर में कुछ इंकिशाफात हुए जिसमें दावा किया गया था कि नून लीग इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वजीर आजम पेश करने पर गौर कर रही है। इसके बाद इसहाक डार से एक इंटरव्यू में इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी बात की हुई तरदीद नहीं की, बल्कि ये कह दिया कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहें वो ले लेंगे। लेकिन पहले इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी और PDM ने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई और फिर कल ही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में ये कह दिया कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम पर उंगलियां उठें। जिसने भी ये तजवीज़ दी है उसने ठीक बात नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये अफवाहें गर्म है कि नून लीग की क़यादत इसहाक डार को ही निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। इसके अलावा दूसरी बहस निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक है, जिससे मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएगी या फिर लंबे अरसे के लिए आएगी। हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा करना चाहती है। कल खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं इसके लिए इनेबलिंग लेजिस्लेशन कर रहे हैं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। और फिर आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करना चाहिए तो PTI के सेनेटर अली ज़फ़र के अलावा खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अरकान ने भी इस पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के अलावा अर्जेंट मैटर्स भी निपटाने का इख्तियार देने की तजवीज़ दी है। ये तजवीज़ भी दी गई है कि अगर मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जिसमें बैनुल अक़वामी इदारों और बैरूनी हुकूमतों से मुआहदे शामिल हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए गए मुआहदों का तसलसल शामिल है, इसके अलावा हुकूमत की कमर्शियल ट्रांजेक्शंस और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस शामिल हैं, ऐसी सूरत आ जाए तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 की शिक्की 1 और 2 लागू नहीं होंगे। यानी निगरान हुकूमत को इस हवाले से फैसलों का इख्तियार होगा, जिस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और ताज हैदर के अलावा JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने एतराज़ किया और कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की कोई तजवीज़ पहले ज़ेरे गौर नहीं आई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आ गया था और एक नाम चलना शुरू हो गया था, उससे जो है ना वो थोड़ा सा हमें कान हुए थे कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। मैंने और अली ने डिस्कस किया तो वो भी चूंकि मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, वो नहीं था, मगर अब इसका हिस्सा बनाया गया है। उसको हुकूमत चलाना जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है, न कि निगरानों का काम होता है। और अगर आपने निगरानों के लिए हुकूमत चलवानी है और इस तरह से अमेंडमेंट्स आके निगरानों ने चलानी है तो 3 महीने, उसके बाद 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 9 साल, फिर 10 साल। तो इसमें जो अमेंडमेंट किए हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट है, उसका हम हिस्सा नहीं है। सेक्शन 230 की हद तक ये ऐसी बात नहीं हुई है, हम इससे बरात का ऐलान करते हैं। मेरा शदीद इख्तिलाफ राय जो है वो ये अमेंडमेंट टू सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट केयर टेकर्स का है, क्योंकि नंबर 1 इसके ऊपर लातादाद जजमेंट्स कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूद हैं कि रोल ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट क्या हो। और रोल ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रोल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सब सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने जो तरमीम प्रपोज की है वो ये है कि आफ्टर द एक्सप्रेशन डे टू डे द वर्ड्स एंड अर्जेंट मैटर्स शैल बी इंसर्टेड। एंड अर्जेंट मैटर्स इतना वेग और वास्ट टर्म है कि दिस कैन इंक्लूड एनी एंड एवरीथिंग अंडर द वर्ल्ड। केयर टेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन। सेक्शन 230 में जो तरमीम 2A दी गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये डिस्कस नहीं की थी और मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और अली रज़ा साहब की बात की तायीद करता हूँ। कोई भी तरमीम आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और एक गुलामी का पट्टा जो IMF के एग्रीमेंट के तहत हम पे डाल दिया गया है, पिछली हुकूमत ने ये डाला था, इस गुलामी के पट्टे को मजीद सख्त न किया। जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि हमें कुछ जो एक बार डिस्कस होके फैसले हो गए तो फिर ये सरप्टिशियसली ये नीचे से कैसे ये अमेंडमेंट्स आ गई। केयर टेकर सेटअप को मुल्क चलाने की इजाजत नहीं, उनका सिर्फ एक काम होता है और वो ये है कि वो अगले इलेक्शन तक एक तरह से गवर्नमेंट को होल्ड करें। वो कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं ले सकते, वो कोई कमिटमेंट्स नहीं कर सकते फाइनेंशियल जो अगली आने वाली इलेक्टेड हुकूमतों को उससे
नुकसान हो। लेकिन एक सेक्शन आ गया बीच में, ये 2A जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो किसी किस्म के भी इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है, ऐसे फैसले कर सकता है जो पाकिस्तान को अगले 20 साल तक भी उन फैसलों के तहत दबा जाए। जवाब में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी के साथ रिपोर्ट शेयर की गई थी, इससे ज्यादा ना कुछ कहा गया है और ना ही कुछ किया गया है। 2A में केयर टेकर्स को सिर्फ इतना रूम दिया गया, ऑन गोइंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिनको शुरू करके गई है उनको बंद ना शेल्फ ना हो जाएं, और उसमें आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल्स के साथ। जैसे अभी आपका IMF का मुआहदा हुआ, उन्होंने आपको एक रोड मैप दिया कि आपने 8 माह में ये इकदाम करने हैं। अगर वो 90 दिन का टोटल डेडलॉक आ जाता है उसकी वजह से, तो लिटरली आपका सिस्टम बंद हो जाता है। उसकी वजह से बायलैटरल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में ऐसे एक्शंस और डिसीजंस हैं जो इन लाइन विद दोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। सर, उसकी वजह यह है कि आप रियासत का निज़ाम तो बंद नहीं कर सकते 3 माह के लिए, ये इख्तियार रहना चाहिए। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ के लिए ज़रूरी है। कमेटी की रिपोर्ट शेयर की गई उस रोज़ ये ज़रूर है कि सेनेटर अली जफर साहब को हमने कहा कि आपकी अगर कोई फर्दर तजवीज़ हो आप एग्जामिन कर लीजिएगा, हमें इन राइटिंग दे दें या टेलीफोनिकली ये बयान कर दी जाए। इससे ज़्यादा ना कुछ कहा गया है और इससे ज़्यादा ना कुछ किया गया है। इस बहस के बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इस सारी सूरत पर बात करेंगे सीनियर साफी तज़कियाकार हामिद मीर और सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, अचानक क्या हुआ है? डार साहब का नाम आता है, पीपल्स पार्टी कहती है हमसे कुछ शेयर नहीं हुआ है, नून लीग कहती है, खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी तरामीम बड़ी लाजमी है, कुछ इख्तियार देना होगा, अहम मुआशी फैसले हैं। आज पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे डिस्कस नहीं किया, इस पर तो बहस होनी चाहिए। JUI इसकी मुखालफत कर रही है। एग्जैक्टली क्या पक रहा है? देखें, जो इस वक्त पक रहा है वो पता नहीं क्या है, वो खिचड़ी तो नहीं है, कुछ और ही है। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद हमने उसको ना चखा है ना देखा है। तो अभी उसको पकाकर देग में से निकाल के प्लेट में सजा के जब किसी के सामने पेश किया जाएगा और वो उसको चखेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ थी। शायद कोई नई डिश है, पाकिस्तान की सियासत में नई डिश मुतारफ़ करवाई जा रही है। इसमें ना तो इसहाक डार साहब गलत हैं और ना ही दूसरे गलत हैं, इसलिए कि इसहाक डार साहब को बिल्कुल उनकी पार्टी के अहम लोगों ने कहा कि आपको निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, तो कैसा रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि डार साहब को ये इसलिए कहा गया कि उनसे पहले यही प्रपोजल ख्वाजा आसिफ साहब के सामने रखी गई थी कि अगर आपको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो ख्वाजा साहब ने कहा जी पहली बात तो यह कि मैंने खुद इलेक्शन लड़ना है, अगर मैं निगरान वज़ीर आज़म बन गया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर मैं निगरान वज़ीर आज़म बन गया तो फिर ये गैर जानबदार हुकूमत तो नहीं होगी, ना ही ये निगरान होगी। तो ये तो जो आर्टिकल 224 है उसके तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। तो बहरहाल ख्वाजा साहब जो हैं वो साइड पे हो गए। अब अगर आप ख्वाजा साहब को पूछेंगे तो शायद वो इसकी तस्दीक ना करें, लेकिन पहले ये ऑफर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को की गई और उसके बाद जब वो नहीं माने तो इसहाक डार साहब को की गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये सारी बहस मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रही थी और ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो बहस थी, ये बहस जो है इसकी भनक कुछ सहाफ़ियों तक पहुंच गई पिछले जुमे वाले दिन। और जो शहबाज राना साहब की खबर इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर डार साहब का नाम जो था ये ज़ेरे बहस था और एक अहम जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उसके बहुत ही अहम लीडर ने डार साहब को ये यकीन दिलाया कि अगर आप वज़ीर आज़म होंगे तो हम आपकी हिमायत करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जब ये पता चला तो पीपल्स पार्टी ने इस पर फटा डाल दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं हुई थी। तो ये जो अब सारी सूरत हाल है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि असल में मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है। मसला ये है कि वो चाहते हैं कि जब इस असम्बली का टर्न्योर ख़त्म हो तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। उनका एक ख्याल है कि अगर कोई ऐसा आदमी आ गया जिसको कि हम पहले से नहीं जानते तो शायद वो इलेक्शन 3 महीने में नहीं कराएगा, वो अगले साल ले जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा बंदा आ जाए जो इलेक्शन इसी साल करवा दे। तो अब अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इतराज़ कर रही है तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को ये कहा जाए कि भाई फिर फॉरेन मिनिस्टर भी आप ले लें अपना, अगर बिलावल साहब ने इलेक्शन लड़ना है तो शायद वो ना है, आप कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर दे दें, कोई एक आधी मिनिस्ट्री आप और ले लें। तो इस तरीके से कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून
कि अगर डार साहब के नाम पे इत्तेफाक नहीं भी होता तो कोई ना कोई ऐसा बंदा वो लेके आएंगे जो इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा लेकिन उसका ताल्लुक किसी ना किसी हुकूमती जमात के साथ होगा, और मसला सिर्फ ये होगा कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दे। जहां तक ये जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर रहे हैं, तो इनका मकसद ये नहीं है कि निगरान हुकूमत को लंबा चलाना है। इनका मकसद यह है कि निगरान हुकूमत जब आए तो जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने तरक्याती मनसूबे शुरू किए हुए हैं वो मनसूबे मुकम्मल हो जाएं, वो डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल हो जाएं, को ट्रांसफर पोस्टिंग्स का इख्तियार भी मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद में कम से कम 6 ऐसे मनसूबे हैं जो कि खुदाइयाँ जो हैं वो 3-4 महीने पहले हुई हैं। पूरे शहर में इस वक्त ट्रैफिक जाम रहती है उन मनसूबों की वजह से। कहा यह गया था कि ये मनसूबे जुलाई के वस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे, अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। तो अब वो अगर 15 अगस्त तक भी मुकम्मल नहीं होते तो फिर जाहिर बात है कि बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत आए जो इनके शुरू किए हुए मनसूबे मुकम्मल करे, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। सफ साहब, जब ज़ाहिर खबर चल रही थी आपने भी कहा था डार साहब के हवाले से कि ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है, मगर ये क्या अदम एतमाद की निशानदेही करता है कि इत्तेहादी हुकूमत को पहले यह एतमाद नहीं है कि निगरान सेटअप आ गया तो पता नहीं इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि फिर जो बंदा निगरान वज़ीर आज़म हो कम अज़ कम वो हो जो हम में से हो, और वो यकीनी बनाए कि इंतखाबात वक्त पर हो रहे हों ना हो रहे हों तो कम अज़ कम बंदा तो हमारा हो जो कि निगरान वज़ीर आज़म हो। ये क्या इदारों के दरमियान और इत्तेहादियों के दरमियान और फिर खुद अब आपस में इत्तेहादियों के दरमियान अदम एतमाद की निशानदेही कर रहा है सब कुछ? नहीं, एक तो ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से नहीं बनेगा, उसमें जरदारी साहब की राय भी चलेगी, उसमें दीगर इत्तेहादियों की राय भी चलेगी। शायद अपोजिशन लीडर जो हैं जैसे भी हैं वो अगर पर्दा डालना चाहते हैं तो उनकी भी चलेगी और इस्टेब्लिशमेंट की भी एक से होगी। और अदलिया भी इस वक्त हर चीज़ में उस मुदाखलत करती नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि इसहाक़ डार साहब यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब के बाएतमाद आदमी हैं और उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, लेकिन बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और ये जो हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये जो चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो खिचड़ी भी नहीं है। मसलन हमने देखा कि निगरान हुकूमत के लिए पहली क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि उसका टिल्ट किसी जमात की तरफ ना हो, ना कि उसकी क्वालिफ़िकेशन ये हो कि वो बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर हो या उनका हुकूमती जमात के साथ करीबी ताल्लुक़ हो। अभी देखो हमने 2 तजुर्बे कर लिए हैं, एक पंजाब का है, एक खैबर पख्तूनख्वा का है। पंजाब में निस्बतन ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं ना कहीं नहीं होती, टिल्ट कहीं नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग लाए गए कि जो मुतनाज़ा नहीं थे उतने, जो किसी सियासी जमातों के साथ नहीं थे। तो पंजाब हुकूमत पे एतराज़ भी कम है, उनकी कारकर्दगी भी निस्बतन बेहतर है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में JUI की क़यादत में मुख्तलिफ़ जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई गई। अगरचे वहाँ के वज़ीर आला पे किसी को एतराज़ नहीं है और वज़ीर आला उसका, लेकिन आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब कह रहे हैं कि डिफेक्टो वज़ीर आला वो हाजी ग़ुलाम अली है। इसी तरह एमल वली ख़ान जिन्होंने उनको गवर्नर बनाया था वो एतराज़ उठा रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं 3 वज़ीर मेरे हैं, 3 इसके हैं, 3 उसके हैं। मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली वो एतराज़ उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हालत जंग में मुब्तला सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वो वहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, करप्शन का बाज़ार गर्म है। और उधर ये हालत है कि अगर आप इन हालात में इलेक्शन में जाते हैं तो इस सेटअप के साथ उस रिज़ल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। अब ज़ाहिरी बात है कि आप उस हुकूमत को कोई भी नाम दे सकते हैं जो हामिद मीर साहब कह रहे थे, लेकिन उसको निगरान हुकूमत का नाम नहीं दे सकते, जिसमें शामिल जमात फ़ख्र से कह रही हूँ कि जी हम प्लान को इतना हिस्सा मिला है, इसको इतना हिस्सा मिला है। जो मरकज़ का है, मेरे ख़्याल में अभी तक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने नाम फाइनल करना तो दूर की बात है, अभी तक अपने अपने नाम पेश भी नहीं किए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इसहाक़ डार साहब का मामला फ़ाइनल हो गया या किसी और का हो गया, बल्कि शायद ये जो नाम चल रहे हैं रिवायत यही रही है कि वो उन नामों में से कोई हो ही ना हो, उन नामों में से कोई ना हो। मगर हामिद मीर साहब,
पीपल्स पार्टी क्या कहीं ना कहीं कुछ अनकंफर्टेबल है या नाराज़ है या उनकी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही हैं कि कल अचानक उन्होंने पहले तो ज़ाहिर डार साहब के हवाले से बाकायदा तौर पर बयान जारी किया कि हमें तो कुछ नहीं दिया गया, और आज तो पार्लियामेंट में एक बाकायदा अपोजिशन है उनकी तरफ से। हालांकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये तरामीम बहुत ज़रूरी हैं कि कुछ अर्जेंट मैटर्स का, कुछ इकनॉमिक डिसीजंस का इख्तियार हमें केयर टेकर गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं होता है। बहुत अपोज कर रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो हैंड हुआ है वो अभी तक पीपल्स पार्टी लोगों को बता नहीं रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये मामला वहाँ पे शुरू हुआ जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बजट से पहले एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हमें फंड्स वगैरह नहीं मिल रहे और कुछ इस तरह का बयान था जिसको कवर करने की कोशिश की आसिफ ज़रदारी साहब ने। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो अचानक तब्दील हुई, और सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब और उनके कुछ करीबी साथी, इन्होंने वादा किया था कि ये इलेक्शन के करीब जाके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, और कुद्दूस बजिंजो साहब के बहुत से जो साथी हैं वो 1.5-2 महीना पहले वो पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गए थे। कल कुद्दूस बजिंजो साहब ने एक ख़त लिखा है आसिफ ज़रदारी साहब को, और उस ख़त में उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि मेरा इरादा था पीपल्स पार्टी में शामिल होने का, लेकिन अब मुझे दोस्तों ने कहा है, साथियों ने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल ना हो, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, और लेकिन ये है कि हम आपके साथ कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। इसकी खबर ज़रदारी साहब को कुछ दिन पहले मिल गई थी, जब वो लोग जो पहले पीपल्स पार्टी में आए थे उन्होंने उनको मैसेज दिया कि जी अब हम अपनी पार्टी में वापस जा रहे हैं। इसी तरह साउथ पंजाब में बहुत से अहम लोग थे जिनका ताल्लुक माजी में पीटीआई से था, और वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे, और उनका कहना था कि हम जी पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो वो सारे के सारे उसमें चले गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 3 लोगों के बारे में मुझे पता है, 3 MPA थे, और वो चाह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी में आ जाएं। उनकी बातचीत भी हो गई, जिस आदमी के जरिए बात हुई उसने अपनी पार्टी की क़यादत को बता भी दिया, सब मामला तय हो गए। लेकिन अचानक परवेज़ खटक साहब की पार्टी आई और वो परवेज़ खटक साहब के साथ चले गए। तो अब ये देखें कि 3 सूबों में पीपल्स पार्टी जो है वो ये सोच रही थी कि कुछ सीटें उसके पास आ जाएंगी। पंजाब वाले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं वो परवेज़ खटक की पार्टी में चले गए, और जो BAP से जो पीपल्स पार्टी में आए थे वो वापस BAP में चले गए। और कुद्दूस बजिंजो साहब का जो खत है, जब ये मंजर आम पे आएगा तो एक बहुत बड़ी बहस शुरू होगी। तो पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उसको एक दफा फिर सिंध तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है, और सिंध में भी एक बहुत बड़ा जो एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें GDA भी शामिल होगी। उसमें GDA की जो अहम जमात है फंक्शनल लीग, उसकी क़यादत कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनका इत्तेहाद हो जाए, MQM के साथ भी उनकी बातचीत हो जाए। तो ये अगर इत्तेहाद बन जाता है, उसमें फिर JUI भी अगर शामिल हो गई तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी इसलिए अनकंफर्टेबल है कि उसका एक ख्याल है कि हमें सिंध में दोबारा महदूद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी पीपल्स पार्टी के साथ, ये शुरू हुई है जब बिलावल साहब ने एक बयान दिया था वफाकी हुकूमत के खिलाफ। साफी साहब, तो इस सब में जो पीपल्स पार्टी है वो किस लिए अनकंफर्टेबल हो रही है? आमिर साहब ने बताया, मगर अफवाहें ये भी हैं कि जो निगरान सेटअप का मामला है, निगरान वज़ीर आज़म का मामला है, इससे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान भी दरारें पड़ सकती हैं, या ये भी अफवाहें हैं कि पड़ना शुरू हो गई हैं। क्या इतलात दुरुस्त हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, जो हामिद मीर साहब बता रहे हैं तो उससे तो ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है उस पर मुस्लिम लीग नून खुश होगी तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट से क़ुर्रत तो हो सकती है, लेकिन दरारें नहीं पड़ सकती। लेकिन देखें, ये जो जमातें थी ये कोई एक दूसरे की हामी जमातें तो नहीं थी, ये तो एक दूसरे की हरीब जमातें थी। और PDM से निकलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून और जरदारी साहब के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। तो वो मैं जो MKM के PTI के साथ इत्तेहाद को कहता था कि ये इत्तेहाद बिलजबर है, तो ये हुकूमती इत्तेहाद बिलजबर था इन सब का। और ये ऑब्वियस है कि ये लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इमरान ख़ान को उनके लिए कुछ और लोग आउट कर लें और PTI को कुछ और लोग संभाल लें। तो मुकाबला तो अगले इलेक्शन में
इन जमातों का आपस में होगा। अभी भी हुकूमत के अंदर भी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा समेटने का इनका आपस में मुकाबला था। तो अगले इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की हरीफ होगी। दूसरा, उसमें ये चीज़ ऑब्वियस है कि पहले तो आम तासुर ये था कि मौलाना साहब का सारा वो दोस्ताना जरदारी साहब के साथ हैं, लेकिन अब उनको मेरे ख़्याल में जो मुस्लिम लीग नून के दस्तरखान का उन्होंने पहली मरतबा उसको चखा है, तो उनकी ज़्यादा क़ुर्बत उनके साथ हो गई है, जिसकी वजह से जरदारी साहब भी उनसे बहुत ज़्यादा नाला हैं। और ये जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में, अभी आप देखिए उस रोज़ मौलाना साहब ने जाके GDA के लोगों से और फहमीद मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उन लोगों के साथ वो मुलाकात कर ली है। तो अगले इलेक्शन में तो ये हर किसी को पता है कि ये कंपिटिटर होंगे, इनके आपस में इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। तो वो उसी तरह का निगरान सेटअप बनाना चाहते हैं, कानून साजी करना चाहते हैं कि जो उनको सूट करे। और पीपल्स पार्टी, पहले तो इन्होंने ये सोचा था मसलन पीपल्स पार्टी ने अपने आप को महदूद किया है सिंध तक। अभी आप देखें कि बिलावल साहब ने सिंध के सैलाब ज़दगान के 10 अरब रुपए के लिए तो स्टैंड लिया, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला है टेररिज्म, वो आज तक अफ़गानिस्तान नहीं गए। वहाँ नेट प्रॉफिट के उनके 500-600 बिलियन बनते हैं, उसमें हुकूमत ने उनको सिर्फ 5 बिलियन दिए। उस पर तो बिलावल साहब ने कोई स्टैंड नहीं लिया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये क्यों ज़्यादती हो रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को पंजाब तक कन्फाइन किया है और ये तासुर था कि जी JUI को KP दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो नहीं होगा। ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही कि इस वक्त परवेज़ खटक साहब की पार्टी से इतना तकलीफ़ शायद उनको नहीं है इमरान खान को जितना कि मौलाना साहब को है। तो उनको भी अपने ख्वाब चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं। और जरदारी साहब तो ये समझते थे कि जी अब की बारी हमने शहबाज शरीफ को दे दी तो अगली बारी हमारी बारी होगी, लेकिन वो भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज साइफर के मामले पर FIA के सामने पेश हुए, क्या मुतमईन कर पाए, क्या सवाल जवाब हुए, अंदर की बात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज चेयरमैन PTI के खिलाफ 3 हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से बहुत अहम दिन रहा, जिनमें से 2 बड़े केसेस यानी साइफर की तहकीकात और तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में आज चेयरमैन PTI खुद ज़ाती हैसियत में पहली दफ़ा पेश हो गए, जबकि तोशाखाना केस आज से एक और अहम मरहले में दाखिल हो गया है और तेज़ी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज सबसे दिलचस्प सूरत हाल तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में नजर आई, जिसमें आज चेयरमैन PTI ने अपनी जमात के तर्जुमान साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी के मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। 5 दिन पहले ही फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बयानात दिए वो तो पार्टी पॉलिसी थी और बतौर पार्टी तर्जुमान वो पार्टी की पोजीशन बता रहे होते थे, ये उनकी ज़ाती राय नहीं थी, लिहाजा उन्हें माफ़ कर दिया जाए। यानी फवाद चौधरी ने जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर डाल दी थी। और फवाद चौधरी के इस मौक़िफ़ के हवाले से आज सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने चेयरमैन PTI से इलेक्शन कमीशन में पेशी के दौरान सवाल किया कि क्या आप और आपकी पार्टी ने फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तो चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि वो तो आप फवाद चौधरी से पूछें, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की थी। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि लीडर और सफ़े अव्वल के रहनुमा आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अपने ही बयानात की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा वो पार्टी के कहने पर कहा, जबकि चेयरमैन PTI कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या कहा। हालांकि यही वो लोग थे कि जो 9 मई से पहले तक इन्हीं बातों का क्रेडिट लेने के लिए आगे आगे होते थे। चेयरमैन PTI समेत हर रहनुमा बढ़ चढ़कर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाते थे। इलेक्शन कमीशन और उसके अफसरान को यहाँ तक कि उनके अहले खानों को धमकियाँ देते थे, उनके खिलाफ अवाम में नफरत अंगेज़ मुहिम चलाते थे और फिर तलब करने पर पेश भी नहीं होते थे। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि आज फवाद चौधरी चेयरमैन PTI की आमद से पहले ही इलेक्शन कमीशन में पहुंचकर वापस भी चले गए। और फिर आज जब खुद चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए तो उनके वकील भी तब्दील हो गए और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के बजाय शुएब शाहीन चेयरमैन PTI की वकालत कर रहे थे। आज उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन से कहा कि हम हाजिर हो गए हैं, हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है, पहले दूसरे वकील थे, अब मैं वकील हूं। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि दस्तावेज के लिए हिदायत दे देते हैं, आइंदा आप लॉ विंग से राब्ता करें। इसके बाद चेयरमैन PTI के वकील ने समाज सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की और कहा कि हमारा 1 ही महीना छुट्टी का होता है, आपने ज़ाती पेशी का कहा और हम पेश हो गए, मगर इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए समात 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी और कहा कि 2 अगस्त को चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करेंगे, आइंदा समात पर भी चेयरमैन PTI ज़ाती हैसियत में पेश हों।
इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साइफर की तहकीकात में FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और तकरीबन 2 घंटे FIA हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहे, जहां FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम उनसे पूछगछ करती रही। चेयरमैन PTI अमेरिका से आने वाले साइफर पर मुसलसल मौक़िफ़ बदलते रहे हैं। आज FIA में तहकीकात हुई तो क्या हुआ, बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। आपके ज़रा क्या बताते हैं, क्या तसल्ली बख्श जवाब दे पाए साबिक चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा FIA में साइफर केस की तहकीकात के लिए पेश हुए। दूसरी बात यह है कि जब आज वो इंक्वायरी टीम के सामने पेश हुए तो उन्होंने एक दफ़ा फिर ये मौक़िफ़ दोहराया कि साइफर एक हकीकत है और साइफर वाकई जो डोनाल्ड लू है उसने पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे अमेरिका में उनको बताया था, जो इस बात का एविडेंस था जिसको उन्होंने बयान किया, जिसको वो पब्लिक में लेकर गए। लेकिन जो 2-3 अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब जवाब नहीं दे पाए, या जिसे कहें कि तहकीकाती टीम को शायद मुतमिन नहीं कर पाए, और हमारे पास ये मालूमात जो तहकीकात करने वाले हैं उनके ज़राए से है। हमें पता ये चला है कि जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि जो साइफर आपको वजारत ख़ारजा की तरफ से आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को दिया गया था, जो 9 तारीख को 9 मार्च को आपके सामने रखा गया था, तो वो गुम आपने कर दिया, वो किधर है? तो इसका मुनासिब जवाब इमरान खान साहब नहीं दे पाए। दूसरी जो अहम बात है, जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म थे और आपने इस बात का हलफ ले रखा था कि आप कौमी राज अफशा नहीं करेंगे, और जब आपको साइफर दिखाया गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था यानी कि ये एक खुफिया दस्तावेज़ है और आपको इस बात का इल्म था, मगर आप फिर भी आपने ना सिर्फ वो दस्तावेज़ लहराई बल्कि उसके जो मतन है और हमारे जो ताल्लुकात हैं एक दूसरे मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ, उसको ख़राब करने की कोशिश की। तो ये क्या ये गलत नहीं था? तो इस पर इमरान खान साहब ने कोई जवाब देने की कोशिश की कि ये अवाम के पास ले जाना ज़रूरी था, लेकिन जब उनको काउंटर किया गया कि ये तो आपके हलफ की खिलाफ वर्जी थी क्योंकि ये कौमी राज था, आपको एक सीक्रेट शेयर किया गया था, जो सीक्रेट डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन है वो शेयर की गई थी, तो इसका भी इमरान खान साहब मौसर जवाब नहीं दे सके। शाहजेब, इसमें 2 और बातें मैं ऐड करूँगा, वो ये है कि इमरान खान साहब के आज के जो सवाल जवाब सेशन था उसमें आज़म खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 164 का, उसके ऊपर भी सवाल हुए, और आज़म खान के सवालात जो आज़म खान का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी खान साहब परेशान थे। और हमें ये पता चला है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका जो मौक़िफ़ था साइफर के हवाले से, या उनका जो मौक़िफ़ था अमेरिका के हवाले से, और उनका मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था, उसके सवाल जवाब के बाद शायद FIA फवाद चौधरी को भी बुलाएगी और कुछ और जो हुकाम हैं वजारत ख़ारजा के उनको दोबारा भी तलब करेगी, और तो को ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को भी एक बार फिर तलब किया जाएगा। खान साहब बार बार इस खदशे का इज़हार कर रहे थे कि इस केस में भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस तरह मुतादिद केसेस के हवाले से वो कहते हैं, और ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी था कि इंक्वायरी स्टेज पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके FIA में ज़राए क्या बताते हैं, क्या कोई ऐसा प्लान है कि इस केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? फौरी तौर पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इस पर्टिकुलर केस में कोई प्लान नहीं है। इस केस की इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी का नतीजा निकलेगा, उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज होगा, तो बाद में इस केस के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए शाहजेब, तो इंक्वायरी जो है अभी काफ़ी हद तक फाइनल स्टेज के ऊपर पहुँच चुकी हुई है। आपको लगता है कि FIA समझता है कि इतना मवाद मौजूद है कि ये केस आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ के कोई सज़ा की तक पहुंच सकता है? शाहजेब, इस केस में अगर देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो क्लाज है, जिसमें अगर इमरान खान साहब मुतमिन नहीं कर पाते कि उन्होंने साइफर की जो दस्तावेज़ है वो गुम की या नहीं की, या टीम मुतमिन नहीं होती, तो और जो ऑफिशियल सीक्रेट को पब्लिक करना उसकी हद तक तो बिल्कुल मुआद है। और अब तक के जो स्टेटमेंट आए हैं, आपको पता है कि जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है
फिर मौजूदा जो सेक्रेटरी खारजा हैं असद मजीद, उनका स्टेटमेंट, क्योंकि वो असद मजीद ही थे जिन्होंने वो साइफर लिखा था, पाकिस्तान भेजा था, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और आज़म खान का भी एक स्टेटमेंट है, और इनके साथ साथ असद उमर भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी बुलाया गया था। तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे तो लगता है कि FIA का जो ऑफिशियल सीक्रेट की वायलेशन है उसका केस ज़रूर बनता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें उसमें शामिल करें तो शायद उतनी जानदार बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, सही तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। तोशा खाना के मामले में आज पेशरफ्त हुई है और तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं, जरा मुकम्मल हो गई है। कहाँ मामला जा रहा है, कितने अरसे में फैसला आ सकता है, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ सबसे अहम खबर सामने आई। आज ही चेयरमैन PTI के वकील की तरफ से इलेक्शन कमीशन के दोनों गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो गई है और अब कल खुद चेयरमैन PTI को दफ़ा 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए अदालत में तलब कर लिया गया है, जबकि कल ही चेयरमैन PTI की वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले को चैलेंज किया था। 4 जुलाई के उस फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशा खाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया था, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था और कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI पर दौरान हिरासत फर्द जुर्म आयद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशा खाना केस वापस उसी जज को भेजना बदनीयती है और आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं और ये बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही यह दरख्वास्त भी दायर की हुई है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन PTI के केसेस ना सुने, मगर दूसरी तरफ आज भी तोशा खाना केस से मुताल्लिक चेयरमैन PTI की 3 दरख्वास्तों पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की और चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने उनके सामने दलाइल दिए, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने फिलहाल चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ नहीं दिया। चेयरमैन PTI की 3 दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान इलेक्शन कमीशन के गवाह से दस्तावेजात की तलबी की सजा मुस्तरद होने के खिलाफ है, जबकि दूसरी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के गवाह के दस्तखतों में फ़र्क के मामले को उठाया गया है, जबकि तीसरी दरख्वास्त में एडिशनल सेशन जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की सदा की गई है। जबकि कल तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने भी कहा था कि चेयरमैन PTI के वकला की तरफ से अदालत में उनसे मंसूब फेसबुक पोस्ट लहराने पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और FIA में शिकायत दर्ज कराई है। आज इस बारे में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैंने इन फेसबुक पोस्ट से मुताल्लिक नहीं देखा, अगर तो वो ठीक हैं या गलत हैं, दोनों सूरतों में इसके अपने असरात हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है वो बदकिस्मती है। कल TV पर सुना कि हाई कोर्ट को कोई शिकायत भेजी गई है, अभी मेरे पास ये शिकायत आई तो नहीं है, लेकिन अगर आई तो देखूंगा। दूसरी तरफ आज ट्रायल कोर्ट में तोशा खाना केस की अहम समाअत हुई, जहां चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली है। दौरान समाअत जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि ख्वाजा हारिस की तमाम इस्तदाओं को अपने फैसले में अदालत लिखेगी। ख्वाजा हारिस ने जज से मुकालमा किया कि आप मुझे खामोश करा रहे हैं, अमजद परवेज को चुप कराएं जो 2 हफ्ते भी लुकमे देते रहेंगे। तो जज ने रिमार्क दिए कि 2 हफ्ते तक तो मामला नहीं जाएगा, जिरह आज ही मुकम्मल होगी। आपने फिर से तल्ख जुमले कहना शुरू कर दिए हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मैंने क्या तल्ख जुमले कहे हैं, मैंने सिर्फ समाअत की रिकॉर्डिंग का कहा है। आपसे बात करें तो इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, कोई बात करने का मकसद आपको नाराज करना नहीं होता। तोशा खाना केस में जो भी फैसला हुआ मैं अदालत से नाराज नहीं होऊंगा। दौरान समाअत एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। चेयरमैन PTI के वकील ने इलेक्शन कमीशन के गवाह के खिलाफ नवाज शरीफ के पैनामा केस का हवाला दिया और उस JIT के सरबराह पर सवाल उठा दिया, जिसके हर रुकन को सुप्रीम कोर्ट ने हीरे जैसे किरदार वाले अफसरान करार दिया था और खुद चेयरमैन PTI जिनकी तारीफें करते थे। और मजीद दिए कि ख्वाजा हारिस के मौजूदा मौकिल यानी चेयरमैन PTI पैनामा केस में दरख्वास्त गुजार थे और खुद ख्वाजा हारिस शरीफ खानदान के वकील थे। यानी आज ये दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरह के दौरान उनके वकील ख्वाजा हारिस ने पैनामा केस में बतौर गवाह पेश होने वाले JIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरह का हवाला दिया और कहा कि पैनामा केस में भी ऐसे एतराज़ात से भरे दस्तावेजात मुहैया किए गए थे। पैनामा केस के दौरान वाजिद ज़िया से सवालात पूछते थे, वाजिद ज़िया मुझे देखते थे क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता था कि जवाब किस सफ़े पर है। हम पैनामा केस में वाजिद ज़िया से ताउन करते थे। इसके बाद
ख्वाजा हारिस ने आज ही इलेक्शन कमीशन के दूसरे और आखिरी गवाह मुसद्दिक अनवर पर जिरा मुकम्मल कर ली, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल दिन 12 बजे तक मुलतवी करते हुए चेयरमैन PTI को दफ़ा 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए कल की समाअत में तलब कर लिया है। तोशाखाना केस अब बज़ाहिर तेज़ी से मंतकी अंजाम को पहुँचता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक से। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मतलब जिरा मुकम्मल हो गई दोनों गवाहों की, कितना वक्त लग सकता है आपके ख्याल में इस केस के मंतकी अंजाम तक पहुँचने में? मेरा ख्याल है जिस अंदाज़ में, क्योंकि कल अगर 342 का बयान हो जाता है तो 342 का बयान तो एक मुख्तसर सा बयान होता है जिसके 3 हिस्से बुनियादी तौर पर होते हैं। एक वो जिसमें अदालत वो सारे सबूत जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किए होते हैं उन पर मुलज़िम का मौक़िफ़ लेती है, वो सवालात की सूरत में पेश करती है कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरा बड़ा सवाल होता है कि आपके ख़िलाफ़ केस क्यों बनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। और तीसरा, क्या ख़ुद आप अपने कोई गवाह पेश करेंगे या आप ख़ुद बतौर गवाह जो है वो ओथ पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। इन तीनों सवालों का उसने जवाब देना है और उसके बाद ये केस जो है वो बहस के लिए आ जाएगा। और एक तरफ बहस करनी है प्रोसिक्यूशन ने और ख्वाजा हारिस साहब ने डिफेंस की तरफ से बहस करनी है। तो मेरा ख्याल है ये केस अब जिस अंदाज में बढ़ चुका है, ये 3-4 दिन से ज़्यादा ये केस अब टाइम लेने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी समाअत अब रोज़ाना की बुनियाद पर ही जारी है। और क्योंकि चेयरमैन PTI खुद इस केस का जिक्र कर रहे हैं, इस हवाले से बार बार अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं, इस केस में अगर उन्हें सज़ा हो तो कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, कानून में तो इसकी सज़ा 3 साल या जुर्माना है या दोनों है। तो अब ये सज़ा जज साहब की स्वाबदीद पर है कि वो 3 साल तक सज़ा दे सकते हैं। अब वो कितनी सज़ा देना चाहते हैं हक़ाइक़ के मुताबिक मुकदमे के तमाम, और या सिर्फ फ़ाइन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ फ़ाइन भी कर सकते हैं, और अगर फ़ाइन भी करें और साथ जो है वो सज़ा भी दें तो ये भी उनकी स्वाबदीद है। बहरहाल ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जज साहब की है कि वो 3 साल में से कितनी सज़ा देते हैं, 2 साल देते हैं, 1 साल देते हैं, या मुकम्मल सज़ा देते हैं, या सिर्फ जुर्माने पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। ये उनकी स्वाबदीद है। मगर जज साहब सज़ा दे भी दें तो उन पर बहुत सारे एतराज़ात पैदा हो गए हैं। ये वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, कल उसकी समाअत है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतादिद दरख्वास्तें अब इस ट्रायल के दौरान आ चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन के गवाह से दस्तावेज़ात की तलबी की इस्तदा मुस्तरद हो गई, इस पर दरख्वास्त आ गई। दस्तखतों में जो फ़र्क का मामला है उस पर दरख्वास्त आ गई, फेसबुक पोस्ट से मुतालिक दरख्वास्त आ गई। तो जजमेंट जो भी आएगा वो स्टैंड कर पाएगा? देखिए, जजमेंट तो अपनी स्पीकिंग, जब जजमेंट होगी तो वो अपने हक़ाइक़ के मुताबिक जजमेंट ख़ुद बोलेगी कि उसमें चीज़ों को, क्राइम को कैसे परखा गया है और कितनी मजबूत वो जजमेंट है। इन चीज़ों से जो दरमियान में दरख्वास्तें आती हैं, इन दरख्वास्तों से बहरहाल जजमेंट पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह के एतराज़ात तो आते रहते हैं मुकदमे के ट्रायल के दौरान। अगर कोई ऐसा कुछ जोहरी एतराज़ है जिसकी बुनियाद पर मुकदमे के जो नोयत ही बदल जाती है या एक्यूज़ को बहुत ज़्यादा कोई प्रेजुडिस का कॉज हो जाता है, तो फिर उस सूरत में एपलेट कोर्ट, बहरहाल ये दरख्वास्तें एपलेट कोर्ट भी देख सकती है उस अपील के दौरान भी। यानी इसका, इन दरख्वास्तों का फ़ायदा उनको सिर्फ ये होता है कि अगर तो कल इन दरख्वास्तों पर उन्हें स्टे मिल जाता है या उन पर कोई कार्रवाई हो जाती है तो फिर इस मुकदमे का फैसला करवाने में वो रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर इन दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई ना भी हो तो बाद में जब वो अपील फाइल करेंगे इस फैसले के बाद, तो वो ये अदालत में कहने के काबिल होंगे कि हमारा एक पॉइंट ये भी है कि हमने ये रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त दी थी लेकिन मौजूद अदालत ने तलब नहीं किया था। फिर अदालत में ये साबित करेंगे कि उससे हमें क्या नुकसान हुआ, क्या प्रेजुडिस कॉज हुआ, क्या चीज़ें थी जो सामने नहीं आ सकी, अगर वो रिकॉर्ड आ जाता तो आ जाती। तो बहरहाल क्योंकि मुकदमे का फैसला तो बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पर होना होता है, और प्रोसिक्यूशन ने अगर अपने मुकदमे को बेहतरीन तरीके से साबित कर दिया है तो एक्यूज़ के पास बहरहाल एक चांस ज़रूर मौजूद है कि बहुत सा रिकॉर्ड जो उसके पास है वो ख़ुद भी पेश कर सकता है। 342 का बयान भी इसीलिए है कि वो अपनी दिफा में अगर कोई एविडेंस पेश करना चाहता है तो वो उस मौके पर भी अपनी एविडेंस पेश कर सकता है। वो आए, विटनेस बॉक्स पर आए, हलफ उठाए और हलफ में आकर अपना बयान दे, और उस बयान के बाद वो अदालत से यकीनन अपने लिए जो जो दस्तावेज उस मौके पर पेश करना चाहता है उसे पेश करने की आज़ादी है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।